हेलो एंड वेलकम। आज यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का जनवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और पेपर 1 जनरल पेपर का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सोल्व करके अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 50 बिलोंग्स टू पेपर 1 जनरल पेपर। क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स पेपर 2 कॉमर्स है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। An empirical test was carried out in 1951 on Heckscher-Ohlin model. Heckscher-Ohlin model is also called as factor endowment theory. बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। टू फाइंड आउट वेदर और नॉट यूएस विच हैज abundant capital resources exports capital intensive goods and imports labor intensive goods, but it was found that US exported more labor intensive commodities and imported more capital intensive products, which was contrary to the result of HO model. Contrary means opposite. Who has conducted the test? Leander, David Ricardo, J.B. Say और लियोनटिफ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सबसे पहले एचओ थियरी क्या है वो देखते हैं। हेक्शर ओलिन ने फैक्टर एंडोमेंट थियरी बनाया था जिसमें बताया कि यूएस जैसी कैपिटल रिच कंट्री मैन्युफैक्चर करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स और एक्सपोर्ट करेगी दूसरी कंट्रीज को और इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि कैपिटल रिच कंट्री के पास टेक्नोलॉजी जैसी चीजें सफिशिएंट अवेलेबल होती है, तो वो मैन्युफैक्चर करेगी तो कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर होगा और वो एक्सपोर्ट कर सकती है दूसरी कंट्री को, और उसके बदले में वो इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स। कहाँ से? जहाँ पे लेबर चीप अवेलेबल हो, जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हो, इंडिया, चाइना एक्सेट्रा। तो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है वो चीप अवेलेबल होगा। पर लियनटिफ ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें पता चला कि यूएस भले ही वो कैपिटल रिच कंट्री है फिर भी वो इंपोर्ट करती है दूसरी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, और वो फिर भी एक्सपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव गुड्स। भले ही वहां पे लेबर चीप अवेलेबल नहीं है फिर भी वो क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो ये टेस्ट कंडक्ट किया था 1951 में लियोनटिफ ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Which statement best captures the difference between FDI and FPI? Foreign direct investment and foreign portfolio investment. दोनों का मीनिंग क्या होता है? If any country, if any foreign company invest into domestic country, then it is called FDI. For example, अगर कोई फॉरेन कंपनी आकर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो एफडीआई हो गया। पर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में शेयर्स परचेस करके इन्वेस्ट करती है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे फिजिकल एसेट्स हो गए और यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स जैसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट विथ लास्टिंग इंटरेस्ट। लास्टिंग इंटरेस्ट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजरियल कंट्रोल। एफपीआई इज पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट मीन्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रख देना है, उसके बाद कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। तो विदाउट कंट्रोल करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि एफडीआई में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैनेजरियल पावर भी आएगा। पर इन्वेस्टमेंट अगर शेयर में किया तो सिर्फ वो पैसिव इन्वेस्टमेंट बन के रह जाएगा, उसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा। सेकंड, एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नो, वो एफपीआई में होता है। एंड एफपीआई इन्वॉल्व्स बोथ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर एफडीआई में इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो ओनली फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट
FPI is recorded in capital account? No. Both FDI and FPI both are recorded on capital account of balance of payment. Both FDI and FPI give investor voting rights in the host country? No, only FPI gives voting rights. So option 1 is correct answer. Next, a possible cost of FDI to host country is dash. कॉस्ट का मीनिंग होता है डिसएडवांटेज. एफडीआई करने का डिसएडवांटेज कौन सी कंट्री को? होस्ट कंट्री को पूछा है, होम कंट्री को नहीं. तो डिसएडवांटेज क्या होगा होस्ट कंट्री को? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंक्रीज इन शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस विल रिड्यूस. नो. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलवेज लीड टू डिपेंडेंसी. No local innovation gets encouraged. No. Technology transfer always leads to dependency, not always. Next, repatriation of profit may lead to capital outflow. Repatriation of profit का मीनिंग क्या होता है? अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करेगी तो जो प्रॉफिट होगा वो वापस लेके जाएगी तो कैपिटल आउटफ्लो होगा. तो जो प्रॉफिट लेकर जाएगी अपनी कंट्री में, होम कंट्री में, उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखते हैं, एफडीआई इनफ्लोज ऑलवेज वर्जन द होस्ट कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. नो. वर्स नहीं करेगी, वो इंप्रूव करेगी. हाउ? एफडीआई इनफ्लो होगा तो हमारा रिसीट साइड बढ़ेगा. जो होस्ट कंट्री होती है उसका रिसीट साइड बढ़ेगा. रिसीट साइड बढ़ने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन सरप्लस में आएगा. तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. The balance of payment includes only export and import of goods and services. No. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कवर होती है जैसे एफडीआई, एफपीआई, यूनिलैटरल रिसीट ट्रांसफर, डोनेशन, ग्रांट. तो सेकंड चेक करते. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री. ट्रू. Because in accounting sense, balance of payment is recorded as per double entry accounting system where every debit transaction has each credit and opposite entry. Therefore, in accounting sense, balance of payment always balances, not in economic sense. Economic sense में हमेशा हर कंट्री का सरप्लस या डेफिसिट होगा. तो ऑप्शन 2 is correct. Let's check option 3. Balance of payment excludes unilateral transfer like remittance. No, it includes. Next, it shows only financial account of transaction. No, not financial account of transaction. Economic transactions are recorded. So option 2 is correct option. Next, India's participation in South Asian Association for Regional Cooperation and Asian Association of Southeast Asian Nations trade pacts primarily reflects which level of regional economic integration. तो क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सार्क एंड एशियन कंट्रीज. ये दोनों जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये कौन सा फीचर रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये सारे रीजनल इंटीग्रेशन है जैसे कस्टम यूनियन होते हैं, एफटीए फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन,
और कॉमन मार्केट। तो इसमें से इंडिया ये जो दो कंट्रीज का मेंबर्स है, इन दो एसोसिएशन का मेंबर्स है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स विच लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, फ्री ट्रेड एरिया। जहां पर जो मेंबर कंट्रीज है उसमें अगर हम ट्रेडिंग करते तो देर विल बी नो ट्रेड बैरियर्स एंड नो नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी टाइप की ड्यूटीज नहीं लगेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेगी। दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। ऑप्शन 2 is correct answer. Next, which of the following is not a core function of WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन है, ये सारे हैं, उसमें से एक नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना है। प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ WTO। ट्रेड नेगोशिएशन में कोई भी टाइप का डिस्प्यूट है तो रिजोल्व करने का काम ये सब WTO करती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्रीमेंट सच एज गैट, ट्रिप्स एंड ट्रीम्स, ये भी सारे फंक्शंस है जो अर्ली गैप से कंटिन्यू हुए। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी, ये भी है, ट्रेड पॉलिसी हर कंट्री का मॉनिटर करना। एंड प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, लोन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प करना, ये वर्ल्ड बैंक और IMF का काम है, WTO का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ WTO. Next, assertion reason. HO developed a theory to explain the reason for differences in relative commodity prices and competitive advantage between two nations. According to this theory, a nation will export the commodity whose production requires intensive use of nation's relatively abundant and cheap factors, and import the commodity whose production require intensive use of nation's scarce and expensive factors. करेक्ट। असर्शन में बोला है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, HO थियरी में बताया कि वो कंट्री जो कैपिटल रिच है वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि उनको वो चिप कॉस्ट पे, कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है, तो वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेगी। और जो नेशनल स्कैर्स रिसोर्स है, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है या नहीं है, वो इंपोर्ट करेगी। तो असर्शन इज करेक्ट। Thus, a country with abundance of cheap labor would import labor-intensive goods and export capital-intensive goods and vice versa. No, ये थियरी में उल्टा है। जो abundant and cheap labor, country with abundance of cheap labor will export, not import, labor-intensive goods and export capital-intensive goods. No, import capital-intensive goods. तो assertion is correct, but reason is not correct. So option 3 is correct answer. Next, arrange the following institutions as per their year of establishment in ascending order. North American Free Trade Area 1994, European Union after Treaty of Rome 1957, Asian Association of Southeast Asian Nations 1967, and United Nations Conference on Trade and Development 1964. So correct sequence in ascending order is B, D, C, A. Option 3 is correct answer. कुछ साल पहले वो मेजरी कॉलम टाइप के क्वेश्चन में आते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैक्रो of business? So, business environment, first unit, classified into internal,
and external environment. External environment can be further classified into micro and macro environment. Micro environmental factors are customers, suppliers, intermediaries, competitors, public, general public, etc. Macro environmental factors are demographic environment, economic environment, global environment, political environment, socio-cultural environment, legal environment, technological environment. So, which which are the part of macro external environment की पूछ बात कर रहे हैं. तो customers micro, economic factor macro, natural factor is also macro, marketing intermediaries micro, competitors micro. So only B and C are macro business environmental factor, external factors. So option 2 is correct answer. Next, match the list 1 and 2. Greenfield investment, foreign portfolio investment, forward vertical FDI, brownfield investment. Direct investment overseas aim to sell the output of a firm's domestic production process, मतलब manufacturing unit है. So that is direct investment overseas. Foreign forward vertical FDI. Overseas investment to acquire existing facilities is brownfield investment. Overseas investment to create new facility from the ground up, so greenfield investment. And investment in foreign financial instrument is FPI. So B4, A3, C1 and D2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Option 4 is correct answer. Next, which of the following types of audit report is issued when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework? So, audit report with emphasis of matter paragraph, qualified report, disclaimer of opinion report, or unmodified opinion report. Option 4 is correct answer. When all accounting standards are followed and financial statement also represents true and fair view, then auditor will issue unmodified opinion report. Option 4 is correct answer. Next, A, B, and C were partners in firm sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. A died on September 15th. At the time, the capital of B and C after all adjustments were 3,56,000 and 2,44,000 rupees respectively. B and C decided to adjust their capital according to their new profit sharing ratio by opening current account. The new capital of B is dash. तो 3 पार्टनर्स थे A, B, C जिनका रेशियो 4:3:2 था. A की डेथ हो गई और B एंड C का रेशियो बन गया 3:2. अब B का जो कैपिटल है वो है 3,56,000 रुपीज और C का जो कैपिटल है वो है 2,44,000 रुपीज. तो दोनों का टोटल कैपिटल कितना हो गया 6 लाख. अब ये 6 लाख रुपीज को एडजस्ट करना है एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बचा
3:2 बी और सी के बीच में। तो 6 लाख को 3:2 में डिवाइड करना है, तो कितना मिलेगा? 6 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 3,60,000 रुपीज एंड 2,40,000 रुपीज। तो बी का शेयर कितना है? 3,60,000 रुपीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Next, the break-even point expressed in amount of sales in rupees of Mr. of X Limited having selling price 20 per unit, variable cost 14 per unit, fixed cost 7,92,000 rupees. तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है कितना होगा। तो सिंपल टर्म में क्वेश्चन में पूछा है कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? अ पॉइंट वेयर देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इसके फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें पीवी रेशियो आइडेंटिफाई करना होगा और फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्स का, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पहले पीवी रेशियो आइडेंटिफाई करना होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो परसेंटेज में आंसर मिलेगा। अब कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास, तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6 रुपीज। तो पीवी रेशियो के लिए 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 30 रुपीज होगा, 30% होगा। अब ये फॉर्मूला में फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया है 7,92,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 30%, 7,92,000 divided by 30% is 26,40,000. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है कि जब तक कंपनी 26,40,000 रुपीज का सेल्स नहीं करेगा तब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे ही 26,40,000 से ज्यादा सेल्स करेंगे तब प्रॉफिट होना शुरू होगा। ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect for amalgamation in nature of merger? All assets and liabilities of transferor company taken over by transferee company, correct? Shareholders of the transferor company need not become equity shareholder of transferee company. No. जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी है, वो परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करेंगे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Next, payment of purchase consideration is made in cash only for fractional shares, if any. Correct? Next, the business of transferor company is intended to be carried on after amalgamation by transferring company. Also correct. So, option 2, statement 2 is incorrect statement. Next, assertion reason. Minority interest is that part of net asset of subsidiary attributable to interest which is held by outsiders. Correct? मीनिंग है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। रीजन, minority interest should be presented in consolidated balance sheet as a part of equity of their parents shareholders. No, it is shown separately under equity but as non-controlling interest. So reason is incorrect. A is correct, R is not correct. Option 3 is correct answer. Next, arrange the following in correct sequence in which they are computed for determining net cash from operating activity as per accounting standard 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें पूछा है स्टेप्स टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सीक्वेंस क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा डी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट हमें पहले रखना है, फिर उसमें से डिडक्ट करेंगे या एडजस्ट करेंगे नॉन कैश आइटम्स। तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ए। उसमें हमें एडजस्ट करना है, प्लस माइनस करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मीन्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस सी। उसमें से हम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो मिलेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बी। तो डी ए सी बी इज करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। Next, which of the following statements are incorrect? Management audit is not compulsory under any law, correct? It is voluntary. Statutory audit is compulsory. Management audit is not compulsory. Vouching is concerned with only items of balance sheet? No. बैलेंस शीट के लिए वेरिफिकेशन वर्ड यूज होता है और वाउचिंग वर्ड यूज होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। तो बी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सेक्शन 148 of the Companies Act has made cost audit mandatory for some limited companies, correct? Some specific companies के लिए सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी किया है। तो सी इज करेक्ट। The object of vouching is to satisfy the auditor as to existence, ownership, possession, completeness, valuation and disclosure of items mentioned in balance sheet? No. फिर से वाउचिंग वर्ड नहीं है, वो है वेरिफिकेशन, जो शो करता है कि जितने भी एसेट एंड लायबिलिटीज है उसको क्रॉस चेक करना, क्या वो एग्जिस्ट करता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, ओनरशिप ओनर्स के नाम पे वो डॉक्यूमेंट्स है, पोजीशन क्या ओनर्स के नाम पे है, अगर वो रेंट आउट किया है तो क्या रेंट टाइम पे मिलता है क्या, ये सब चेक करना। तो डी इज इनकरेक्ट, वाउचिंग नहीं, वो वेरिफिकेशन है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट हैज बीन मेड कंपल्सरी फॉर many entities established under the respective act, correct? Independent financial audit means the auditor should be independent and not the employee of the company. So B and D are incorrect statements. Option 3 is correct answer. Next, match the list 1 and 2. Making provision for bad and doubtful debts for discount on debtors is based on which concept? Conservatism. 4. A4. क्योंकि as per conservatism principle or prudence principle, we should record all future expected losses. So conservatism is correct. Expenses should be recognized in the period in which associated revenue is recognized. That is matching principle. 3. Assets are not shown in their current realizable value. So it is not cost concept. Remember, क्योंकि जनरली हम लोग ये मिसकॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एसेट्स आर नॉट शोन एट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, करेक्ट? तो उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, पर उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना होता है। तो वी डू नॉट रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो 2, बिकॉज हम एसेट्स को बेच थोड़ी रहे, नेट रियलाइजेबल या करंट रियलाइजेबल वैल्यू कभी यूज करेंगे जब हम एसेट्स को बेचेंगे। तो इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
and internally generated goodwill is not recorded in the books of account, that is cost constant. 1. 4, 3, 2, 1 is correct sequence. Option 2 is correct answer. देखो लास्ट जो है इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज ट्रू बिकॉज अगर गुडविल होता तो उसका गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये सारे मेथड्स है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इंटरनली जनरेटेड नहीं होता है वो गुडविल, रेपुटेशन होता है जो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट प्राइस। तो 4, 3, 2, 1 is correct sequence. Next, match the list 1 and 2. Indian Accounting Standards 7. Cash flow statement. 24. Related party disclosure. 4, 2. 36 is on impairment of assets 1 and 110 is on consolidated financial statement. 4, 2, 1, 3. Option 2 is correct answer. Next, match the list 1. Human resource valuation approach and list 2 propounders. Historical cost approach by Brumet, correct? A1. Opportunity cost approach by Jones, B2. Standard cost approach, David Watson, 3. And PV of future earning model by Schwartz. 1, 2, 3, 4 is correct sequence. Option 1 is correct answer. Next, if demand equation is given by D equals to 10,000 minus P and the supply equation is given by S equals to 1000 plus 4P, the equilibrium price would be, equilibrium price means price at which demand is equal to supply. तो डिमांड का जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करते हैं 10,000 माइनस पी इक्वल्स टू सप्लाई का जो इक्वेशन है वो रखते हैं 1000 प्लस 4P। अब 10,000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 4P, ये माइनस P यहां आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 1P। तो 9,000 इक्वल्स टू 5P, तो 5 डिवाइडेड बाय P equals to 9,000 divided by 5 equals to 9,000 divided by 5, 1800. Correct answer is option 2, 1800. क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये सेम इक्वेशन में P की वैल्यू 1800 रख के चेक करते हैं। तो 10,000 माइनस 1800, 8,200। S की वैल्यू में 4P, तो 1800 इंटू 4, 7,200 प्लस 1,000, 8,200, करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ फर्म well publicized change in price and price changes are generally followed by the rival firms. This kind of price leadership may not necessarily come from largest firm of the industry. That is biometric, barometric, price leadership by low cost or dominant firm. Correct answer is option 2, barometric price leadership. क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई फर्म अपने प्राइस कम करता है तो बाकी सारे फर्म्स उसी प्राइस को फॉलो करते हैं। राइवल फर्म्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स, वो सब भी अपने प्राइस कम कर देते हैं, जो ओलिगोपोली का किंग डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, तो दैट इज बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक मतलब बैरोमीटर मीन्स इंडिकेटर। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि अगर कोई स्मॉल कंपनी भी होगी
नॉट डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म होने की भी जरूरत नहीं है, जो लीडर होने की जरूरत नहीं, लार्ज फॉर्म होने की जरूरत नहीं है। तो barometric pricing leadership is correct answer because even a small firm changes the price or reduces the price, the rival firms will also follow them. Not necessary it should come from large firm of the industry. So that is barometric price leadership. Next, identify the correct equation of Cobb-Douglas production function. So Cobb-Douglas production function, correct answer option 2. Q is output, A is efficiency, L is labor, K means capital, alpha represents the elasticity of labor और बीटा represents elasticity of capital, output जो है वो। तो option 2 is correct formula. Next, suppose a production function is given as Q equals to minus L cube plus 5L square plus 10L, which law of production is revealed by this production function. Law of DMU, diminishing returns, increasing return, constant return or returns to scale. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न का मीनिंग क्या होता है कि एडिशनल यूनिट ऐड करने पे ये एल रिप्रेजेंट करता है लेबर। और सिंपल टर्म में, अगर नॉन इकोनॉमिक टर्म में मैं बताऊं सिंपल टर्म में कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए जितने ज्यादा लेबर उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस में एक लिमिटेड काम है और लेबर बढ़ाते रहेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि एक लिमिट तक हमारा क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर उसके बाद जो एडिशनल लेबर को हम रखेंगे काम पे, उसके लिए कोई काम अवेलेबल नहीं है, पर वो लेबर किसी और लेबर को ज्यादा परेशान करेगा और ऑटोमेटिकली वो दूसरे लेबर का भी आउटपुट कम होगा, वो जो प्रोड्यूस करने वाला था वो भी कम हो जाएगा। तो ये रीजन की वजह से फिर लेबर एडिशनल ऐड करने के बाद भी आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AR if elasticity of demand is unit elastic? Unit elastic means E equals to 1 and the value of MR is 5. तो MR का फॉर्मूला क्या है? AR इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई E। अब E को रिप्लेस करना है यूनिट इलास्टिक मतलब 1 से, तो AR इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, तो AR into 0, MR is 0. So none of the above options are correct. That's why the UGC net has given, NTA has given Z code. None of the options are correct. Next, which of the following is not valid for ordinal school of consumer preference? Consumer preference can be plotted on indifference curve, correct? Ranking of utility is important, correct? Magnitude of utility is important, no, because assumptions क्या है? Cardinal approach, not ordinal. ये ordinal not valid for ordinal पूछा है, that is option 3. Utility is not additive, correct. So option 3 is correct answer. Next, assertion reason. The skimming price policy is adopted where close substitute of new product are not available. Correct. Skimming pricing policy means firms setting high price at initial level of product launch and later on they reduce the price. Reason,
This policy requires fixing a lower initial price designed to penetrate the market. No, because lower initial price is penetration pricing strategy. So R is not correct explanation and R is even wrong. So A is correct, R is not correct. So option 3 is correct answer. Next, arrange the following in descending order on the basis of number of sellers in the market. Duopoly, 2 sellers, oligopoly, few sellers, monopolistic competition, many sellers, perfect competition, many sellers. बट परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट है विथ होमोजीनस प्रोडक्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है विथ हेट्रोजीनस प्रोडक्ट. तो करेक्ट सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है इज परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली एंड डिओपोली. उसके बाद आएगा मोनोपोली. DCBA is correct sequence. Option 1 is correct answer. Next, which of the following are the properties of indifference curve? Indifference curve की properties. IC slopes downward to right. Correct. From left to right. Concave to origin? No, it is convex to origin. Cannot intersect each other, but can be tangent to each other. Correct. Higher IC represents higher level of satisfaction, also correct. So only B is incorrect statement. So which are the properties? So A, C, D, E. Option 2 is correct answer. Next, match the list 1 and 2 theories of profits and propounders. Risk theory by Holly. Dynamic theory by Clark. Innovation theory of profit by Schumpeter. And profit as rent of ability by Walker. 3, 4, 1, 2 is correct sequence. Option 2 is correct answer. Next, which one of the following is not category under balance of payment? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलैटरल, फॉरेक्स, रिजर्व अकाउंट, ये 3 अकाउंट से. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. इट इज नॉट कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर एंड पीआई. नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लिख दो. PVCI minus PVCO. IRR, a point where NPV is 0, means PVCI equals to PVCO. ARR, average accounting rate of return. एवरेज निकालना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PVCI डिवाइडेड बाय PVCO. लिस्ट 2 में पूछा है विच equates the aggregate present value of net cash inflow with aggregate present value of cash outflow. Equates मतलब equal. तो IRR दोनों equal होते हैं. Option 1. Next, dividing the average annual profit after tax by average investment, that is ARR. Summation of present value of cash proceed in year minus summation of PVCO, that is NPV 3. Dividing the present value of future cash inflow by present value of cash outflow, that is profitability index 4. 3, 1, 2, 4 is correct sequence and option 3 is correct answer. Formula से. Next, which one of the following is not an external technique of foreign exchange risk management? Forward contract, currency futures, netting and swap. Correct answer is option 3. Netting
laggards, leading and leading, that are internal techniques, और external techniques में क्या है? Forward, futures, options and swaps. So option 3 is not an external technique, it is internal technique. Next, which of the following is a measure of relative risk and calculated by dividing standard deviation by expected value? Standard deviation divided by expected value, that is x bar, is coefficient of variance. Option 2 is correct answer. Next, according to Walter model of dividend, market value of shares of declining firm having R less than KE will be maximum at. तो सिंपल टर्म में R means rate of return and cost of equity. If R is less than KE or market value of share of declining firm will be maximum at. तो ये मॉडल में क्या बोला है सिंपल टर्म में कि अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है उनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब डिविडेंड से, डिविडेंड पे नहीं किया है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? 100% पे आउट कर देना चाहिए. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, और वो प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट कर देंगे तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचने लगेंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी. तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ डिक्लाइनिंग फर्म will be maximum at 100% dividend payout. Option 2 is correct answer. Next, an infinite series of equal cash flow occurring at a regular time interval is known as annuity, annuity due, perpetuity, or future value. Option 3 is correct answer. Perpetuity means continuous, indefinite period of time. So option 3 is correct answer. Next, assertion reason, new issue of capital is costlier than retained earning. Correct, because new issue of capital means जब शेयर डिबेंचर्स फर्स्ट टाइम इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा होगा. रिटेन अर्निंग मीन्स जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से थोड़ा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और पार्ट ऑफ प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना. तो जो रिटेन्ड अर्निंग है, री इन्वेस्टेड मनी है, वो चीप होगा. अगर कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एक्सपांशन करना है बिजनेस का, न्यू ब्रांच ओपन करनी है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होगी. वो फंड रेज करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आउटसाइडर्स से फंड रेज करे या फिर जो हमारा इंटरनल सेविंग्स है वो यूटिलाइज करे. तो अगर हम न्यू शेयर इश्यू करेंगे मार्केट में तो उस वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो assertion is correct. Reason, the cost of retained earning is return foregone by the shareholder on the dividend income. करेक्ट. इसका मीनिंग क्या होता है कि रिटेन अर्निंग वो पार्ट है जो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और री इन्वेस्ट कर दिया, तो वो प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को देना चाहिए था, वो नहीं दिया, इसलिए वो रिटर्न फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स है. तो बोथ आर करेक्ट. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि न्यू इश्यू ऑफ कैपिटल इज कॉस्टलियर, दैट इज नॉट द रीजन. तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन 2 is correct answer. Next, arrange the following steps of capital budgeting process in correct order. Preliminary screening, project generation, detailed project evaluation, control of capital expenditure, project selection and implementation. So starting from project generation,
और आइडिया जनरेशन, देन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन डिटेल्ड इवेल्युएशन, then project selection and capital expenditure control, ED. So correct sequence is BACED. Option 2 is correct answer. Next, which of the following are the approaches of determining the financing mix for working capital? Matching approach, conservative, operating cycle या aggressive approach. मैचिंग कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच है फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, बट ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने का अप्रोच है. तो ऑप्शन सी के अलावा ABD, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 and 2. ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, EPS एंड फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला पूछा है. तो contribution divided by EBIT is operating leverage, then EBIT divided by EBT is financial leverage, then contribution EBIT cancel हो जाएगा, तो contribution divided by EBT is combined leverage, and earning after tax divided by number of equity shares is earning per share. तो 2143 is correct sequence. Option 2 is correct answer. Next, Carl Pearson's coefficient of skewness for distribution having mean 6.82, median 6.8, standard deviation 1.4 is मोड नहीं दिया है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? मीन माइनस मीडियन into 3 divided by standard deviation. 3 into 6.82 mean minus 6.8 median divided by standard deviation 1.4. 3 into 0.02 divided by 1.4 equals to 0.06 divided by 1.4. कितना होगा? 0.06 divided by 1.4 equals to 0.0428, राउंड ऑफ करके 0.043. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. फॉर्मूला याद रखना. नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48 Q1, quartile deviation is 6 QD, the value of median assuming distribution to be symmetrical. तो सबसे पहले तो हमें Q3 आइडेंटिफाई करना होगा, थर्ड क्वार्टाइल. तो Q3 आइडेंटिफाई करने के लिए QD का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2. तो क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, quartile 3 minus Q1 is 48 divided by 2. 6 into 2, 12 equals to Q3 minus 48. So Q3 equals to 48 plus 12, 60. अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन आइडेंटिफाई करना है. तो फॉर्मूला है Q1 plus Q3 divided by 2. Q1 कितना था? 48. Q3 है 60 divided by 2.
तो 108 डिवाइडेड बाई 2 54। तो मीडियन कितना है 54। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the probability that a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays is, तो लीप ईयर मतलब 366 डेज होंगे, डिवाइड करेंगे 7 डेज अ वीक के साथ, तो हमें वीक मिलेगा। 52 वीक के ऊपर कुछ डेज भी होंगे, वो डेज के किससे पता चलेगा, 366 डेज डिवाइडेड बाई 7 डेज अ वीक, 52 वीक 0.28 है, तो इसमें से 52 माइनस कर देंगे, ये डेज है, तो इंटू 7 करेंगे तो 2 डेज मिलेगा। 52 वीक्स एंड 2 डेज, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज, कंटिन्यूस डेज के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। 7 प्रोबेबिलिटी, 7 टाइम्स ये रिपीट हो सकता है, पर हमें क्या चाहिए, संडेज एंड मंडेज चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, तो हमें मिलेगा सैटरडे संडे, संडे मंडे एंड मंडे ट्यूसडे, जिसमें संडे भी होगा या फिर और मंडे भी होगा, तो ऐसे 3 डेज अवेलेबल है, तो आउट ऑफ 7 टाइम्स 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 3 आउट ऑफ 7, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following section of research report contains executive summary? Prefatory information, introductory, main research body या supplementary information? Option 1 is correct answer. Prefatory information में executive summary explain करना पड़ता है, इसमें टाइटल पेज होगा, इंडेक्स होगा, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च पेपर होगा, रिसर्च रिपोर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूटिव समरी होगा, सर्टिफिकेट होगा, तो प्रिफेटरी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, assertion reason. Filter question in the questionnaire measure the familiarity of the respondent with the topic of research. करेक्ट। फिल्टर क्वेश्चन क्या होता है, अगर क्वेश्चनर में लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें किसी भी एक क्वेश्चन में कोई यस या नो, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, यस नो, अगर यस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, और अगर नो है तो वो स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो फिल्टर आउट हो गया, ये फिल्टर क्वेश्चन, तो ए इज करेक्ट। रीजन, क्वेश्चन दैट ट्राई टू कैप्चर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एट वंस आर रेफर टू एज लीडिंग क्वेश्चन। नो, लीडिंग क्वेश्चन डिफरेंट होता है। लीडिंग क्वेश्चन का एग्जांपल क्या है, कि मैं किसी रिसर्च करने के टाइम पे कोई एक क्वेश्चन रखूं जिसमें मैं थोड़ा पुश करता हूँ रिस्पोंडेंट को कि वो आंसर इस हिसाब से दे, तो वो क्वेश्चन प्रिपेयर ही ऐसा किया जाएगा कि वो लीड करता हो, तो दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। तो आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, arrange the following steps of research process in correct order. Developing an approach to problem definition, ये प्रॉब्लम डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप होगा, और डेवलपिंग अप्रोच टू प्रॉब्लम सेकंड स्टेप होगा। डेटा कलेक्शन प्रिपरेशन एंड एनालिसिस थर्ड स्टेप होगा। रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन थर्ड स्टेज इज रिसर्च डिजाइन, देन डेटा कलेक्शन होगा, और इस रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन लास्ट पॉइंट। तो BADCE इज करेक्ट सीक्वेंस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, then defining the approach to problem, then research design formulation, then data collection, preparation, analysis, and report writing and presentation. So BADCE is correct sequence. Next,
Arrange the following steps of sampling design process in correct order. Determine the sample size. Select sampling technique. Selecting sampling frame. Target population definition. So correct sequence is first target the population. D. Then select the sampling frame. Out of population सबसे पहले तो यूनिवर्स होगा, उसमें से पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम होगा, फिर सैंपल साइज डिटरमाइन करेंगे और सैंपल निकालेंगे. तो ये प्रॉपर सीरीज है. तो पॉपुलेशन फर्स्ट क्योंकि यूनिवर्स नहीं दिया है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम सेकेंड, सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्ट करके सैम्पलिंग साइज आइडेंटिफाई करना है. तो करेक्ट सीक्वेंस इज डी सी बी ए. तो ऑप्शन 2 is correct answer. Next, which of the following are properties of normal distribution? A normal distribution approach is x-axis asymptotically as we proceed in either direction away from mean. Correct? ये देखो x-axis किसी भी डायरेक्शन में मिल जाएगा. The normal curve has its point of inflection at mean plus minus 2 standard deviation. नहीं, mu plus minus standard deviation, not 2 standard deviation. Irrespective of shape, the total area under normal curve and above the horizontal axis is always equal to 1. Correct? ये एरिया पूरा इक्वल टू 1 होगा. About 68.27% of total area under normal curve is covered from mu minus 2, मतलब end to end. No, ये एरिया कभी होगा इस पॉइंट पे होगा, म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट 2. एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल. करेक्ट. यूनिमॉडल मीन्स सिंगल मॉडल. तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट. हमें पूछा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ए सी ई आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, list 1 and 2. Type 2 error, 1 error, non-parametric test and parametric test. Okay. Dash occurs when true null hypothesis is rejected. True null hypothesis rejected, type 1 error, alpha error. When false null hypothesis does not get rejected, मतलब accepted, type 2 error, beta error. Used for data from interval or ratio scale parametric test and used to test hypothesis with normal or ordinal data non-parametric test. Correct sequence is 2 1 4 3. 2 1 4 3 is correct sequence. Option 3 is correct answer. Next, list 1, list 2. Probability formula. Okay, formulas identify करना है. Probable error of correlation coefficient formula is option 4, 0.6745 constant होगा. A4. Standard error of correlation coefficient 1 minus r square divided by square root of n. 3. Coefficient of determination, explained variation divided by total variation, and coefficient of alienation, unexplained variation divided by total variation. 2. 4 3 1 2 is correct sequence. 4 3 1 2. Option 4 is correct answer. Next, which one of the following is not a type of conflict? Task conflict, relationship conflict, process conflict, product conflict. Option 4 is correct answer. Product conflict is not a type of conflict. Next,
Which one of the following is not a type of organizational culture? Non-entrepreneurial culture, power culture, role culture, task culture. Option 1 is correct answer. Non-entrepreneurial culture is not a type of organization culture. Next, which of the following are not the objectives of HRM? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव. Group objective is not an objective of HRM. Next, which one of the following is not a type of organization charts? Vertical chart, circular chart, diagonal chart, horizontal chart. Diagonal chart नहीं है. Vertical है, horizontal chart भी है, सर्कुलर चार्ट भी होता है, पर डायगोनल चार्ट नहीं होता है. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, assertion. An effective appraisal system can contribute to competitive advantage by improving employee job performance. Correct. One serious challenge facing the performance appraisal relates to assessment of self-managed teams. Correct. Both are correct. पर reason is not correct explanation of A. दोनों unrelated हो गए. But both are correct. तो option 2 is correct answer. Next, arrange the following steps of selection process in correct order. Selection test, reference and background analysis, preliminary interview, employment interview and job offer. तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जॉब ऑफर एंडिंग पॉइंट होगा. तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, फिर बैकग्राउंड एनालिसिस होगा, रेफरेंस एनालिसिस, बैकग्राउंड एनालिसिस एंड लास्ट में जॉब ऑफर लेटर मिलेगा. तो CADBE is correct sequence. Option 3 is correct answer. Next, we arrange the following steps of control process in correct order. Measurement of actual performance, establishment of standard, corrective actions when required, comparison of actual performance with standards. तो correct sequence क्या होगा? Establish standard B. फिर उसे कंपेयर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए ए. उसके बाद कंपैरिजन होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड डी. और जो भी डेविएशन है उसको करेक्टिव मेजर लेके स्टेप्स लेंगे. तो BADC इज करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटिवेटिंग नीड्स एज आइडेंटिफाइड बाय मैस्लो इन असेंडिंग ऑर्डर. एब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थियरी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. Physiological needs, social needs, self-actualization, safety and esteem needs. So ascending order में first need physiological needs A, then safety needs D, then social needs B, esteem needs E, and self-actualization needs the highest one C. A, D, B, E, C. Option 2 is correct answer. Next, which of the following are the types of decentralization in an organization? Profit center, service center, cost center, investment center. Service center जैसा कुछ नहीं होता. ACD are correct answer. Option 2. Next, match the list 1 and 2. Managerial grid theory was provided by Black and Mountain. Hawthorne experiment by Elton Mayo. Trade theory by Charles Bird and ERG theory by Alderfer.
So correct sequence is 3, 4, 1, 2. Option 2 is correct answer. Next, non-receipt of dividend by investor is categorized in which type of complaint received by SEBI? Type 1, 2, 3, 4. So सेबी की वेबसाइट पे कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए कंप्लायंस या ग्रेवेंस रिड्रेसल साइट है जहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. टाइप 1 फॉर नॉन रिसीट ऑफ अलॉटेड शेयर्स या डिबेंचर्स है तो कंप्लेंट फाइल करनी है. टाइप 2 में नॉन रिसीट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस शेयर, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स अगर नहीं मिला तो फाइल करते हैं. टाइप 3 में शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ तो, और टाइप 4 में इंस्टीट्यूशनल या जो इंटरमीडियरीज होते ब्रोकिंग कंपनीज उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है तो, और टाइप 4 है तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. टाइप 2 वेयर नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड by the investor is complained. Next, which one of the following is not a method of new issues? Public issue through prospectus means IPO, right issue, bonus issue, or book building. Option 3 is correct answer. Bonus issue is not a new issue. It is issued through secondary market only. Bonus issue existing shareholders को मिलता है और वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही वो इश्यू किया जाता है डायरेक्टली टू द अकाउंट, डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of society in general and vulnerable groups such as weaker section and low income group in particular at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional player is referred as financial integration, instability, inclusion, or monetary instability. It is financial inclusion. Means financial knowledge to all the section of society, whether it be a rich class people or poor class people. That is financial inclusion. Next, the right of the insurer to stand in the place of insured after the settlement of claim, and it gives insurer right to recover from the alternative source. The principle involved in the case is called principle of insurable interest, subrogation, causa proxima, or contribution. Correct answer is principle of subrogation. Question में क्या बोला है? The right of the insurer means insurance company to stand in the place of insured means the person who has taken insurance, the business. After the settlement of claim, it gives insurer right to recover from alternative source. For example, अगर कोई शू सेलर है, एक शॉप है, शूज की शॉप है, फॉर एग्जांपल बाटा, किसी एक शॉप में बाय चांस फायर होती है, आग लग गई, तो आग लगने की वजह से जो भी शूज जल गए, खराब हो गए, उसका क्लेम सेटल करेगी कंपनी अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो वो सेटलमेंट करने के बाद वो जो जले हुए शूज है वो वापस लेकर जाएगी कंपनी और वो रीसेल करके या फिर स्क्रैप में बेच के वो रिकवर कर सकती है या फिर वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि आग लगने की सही वजह क्या है. अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसका तो वो पर्सन से वो रिकवर करने का राइट रखती है. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. नेक्स्ट, charge collected from the investor by mutual fund scheme when it sells its units to the investor is called entry load. First, option 2 is correct answer. Entry load कब होगा? जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी सेल करेगी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तभी एंट्री लोड लगता है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट,
Which one of the following is not a component of formal organized financial system? फॉर्मल ऑर्गेनाइज मीन्स जिसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चिट फंड कंपनी और फाइनेंशियल सर्विसेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 चिट फंड is a non-financial or unorganized financial system. Unorganized या informal, which is not legal. So option 3 is correct answer. Zamindar, Nidhi, Chit Fund, all these are informal organization or unorganized organization. Next, assertion. Real-time gross settlement system is a fund transfer mechanism where transfer of money takes place from one bank to another on a real-time and on gross basis. True, immediate fund transfer होता है. Assertion is true. Reason, there is no minimum ceiling for the RTGS transaction. So reason is incorrect because minimum transaction of 2 lakh rupees होना चाहिए RTGS करने के लिए minimum 2 lakh rupees, maximum no ceiling. So R is incorrect. A is correct, R is incorrect. Option 3 is correct answer. Next, arrange the following committee as per their year of formation in ascending order. Narsimham Committee 1991, Padmanabhan 2000, Verma Committee late 2000s, Saraf Committee 1998, Rashid Jilani Committee 1995. So correct sequence is A, ascending order. No? A, E, D, B, C. Option 2 is correct answer. Next, which of the following are the techniques of monetary control adopted by RBI? Monetary policy के related है. Loans and advance to the industry, CRR, OMO, SLR, repo rate. Option A is not a part of monetary control. B, C, D, E are correct. Option 3 is correct answer. Techniques of monetary control by RBI, central bank. Cash reserve ratio, increase or decrease to control money supply. Statutory liquidity ratio, open market operation, repo rate. All these are monetary control techniques. Option 3 is correct answer. Next, list 1 and list 2. Export-Import Bank, National Housing Bank, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, advancing credit for agriculture and other economic activity in rural area, NABARD, financing export-import Exim Bank, promoting housing finance institution, National Housing Bank, financing, promoting and developing industries, Industrial Development Bank of India. 2, 3, 4, 1 is correct sequence. Option 3 is correct answer. Next, arrange the following steps of personal selling in sequence. Pre-approach, presentation, demonstration. Approach, prospecting, qualifying and handling object. So correct sequence is D, first prospect identify करना है. फिर pre-approach, C, approach, B, presentation and demonstration, and last handling objections. So D, A, C, B, E. Option 4 is correct answer. Next, assertion. The minimum level of service
the customer expect represents threshold level of expectation, correct? Minimum level is called threshold level. Reason, the gap between desired and adequate service has been called zone of intolerance. No, it is zone of tolerance. Difference between desired and adequate service, provided services. So A is correct, R is not correct. Option 3 is correct answer. Next, arrange the following steps of process of consumer buying consumer buying in proper sequence. Evaluation of alternatives, search for alternatives, need recognition, decision and development of decision criteria. So need recognition हमारा starting point होगा और decision हमारा last step होगा. तो need recognition, then search for alternatives if there are any available, then evaluate the alternatives, then development of decision criteria, and finally take decision. So CBAED, option 1 is correct answer. Next, which of the following are the myths about rural market? All villages are equally populated. Myth, rural consumers are heterogeneous lot. No, it is a fact because rural consumers are heterogeneous. Heterogeneous means different income, different occupation, different culture, etc. So B is a fact. Being illiterate, rural consumer is not able to discriminate between products and brand. Myth, only low price product will sell in rural India. Myth, rural market are consumer durable markets. Yes, it is a fact. Fast moving consumer goods can be sold in rural market. So A, C, D are correct myth about rural market. B and E are fact. So option 2 is correct answer. Next, match the list 1 and 2. Highest reach, most persuasive, immediate effect on sales, no cost involved. So highest reach advertising, 2. Most persuasive, personal selling, immediate effect on sales, sales promotion, no cost involved, publicity. 2, 3, 4, 1 is correct sequence. Option 3 is correct answer. Next, assertion and reason. A gentleman died leaving a young widow. The relatives of deceased threatened the widow to adopt a boy, otherwise they would not allow her to remove the dead body of her husband for cremation. The widow adopted a boy. Reason, the widow subsequently cancelled the adoption. The court held her consent was not free due to coercion. Legal law, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट से, बिजनेस लॉ यूनिट से, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो both are correct and R is also correct explanation of A. So option 1 is correct answer. Next, arrange the following on the basis of sections of Indian Contract Act 1872 in ascending order. Agreement in restraint of marriage, section 26. Agreement made without consideration, 25. Agreement with unlawful object or consideration, 23. Agreement in restraint of trade, section 27. Agreement by way of wager, section 30. So correct sequence is P, B, A, D, E. Option 1 is correct answer. Next,
Arrange the following acts in ascending order as per their year of enactment. RTI 2005, Competition Act 2002, Information Technology Act 2000, Negotiable Instrument Act 1881, Indian Contract Act 1872. So ascending order is E D C B A. EDCBA. Option 1 is correct answer. Next, what are the GST rates applicable after 22nd September 2025? 5%, 12%, okay, not 12%, 18% and 40%, because 12% is not now into effect. अभी सिर्फ 5%, 18% and 40% ही applicable है. So 5%, 12% is cancelled, no more continued. 18% is applicable. 28% is replaced with 40%, the highest limit. So ACD, ACE are correct rate. ACE, option 3 is correct answer. Next, match the list 1 and 2. Doctrine of caveat emptor, sale of goods act, let the buyer beware, meaning. Bailment and pledge related to special contract, holder in due course, negotiable instrument, designated partners identification number, LLP 3142. Option 4 is correct answer. Next, for assessment year 25-26, health and education cess shall be levied at the rate of 1%, 2%, 3% or 4%, 4% on income tax plus surcharge. Option 4 is correct answer. Next, Mr. A resident in India, aged 60 years, earned agriculture income of 5 lakh and non-agriculture income of 3 lakh 80,000 for assessment year 25-26. The tax liability of Mr. A, assuming that he does not opt to be taxed under old regime, then what will be his tax liability? Tax liability of Mr. A, 60 years old person, agriculture income with 5 lakh rupees is fully exempt, and non-agriculture income up to 3 lakh 80,000. So out of 3 lakh 80,000 rupees, as per new regime, up to 3 lakh rupees nil tax rate, and for remaining 80,000 rupees 5% tax rate will be applicable, which is 4,000 rupees. 4,000 is tax liability, but he will get rebate under section 87A up to 25,000 rupees. If non-agriculture income is less than 7 lakh rupees, so 25,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट है, रिबेट मिल गया, तो ये 4,000 रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा. तो नील, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, an SSE who declared his business and profession income in accordance with the provision of section 44 AD subsection 1 and 44 ADA subsection 1 must pay up to 100% of advance tax payable on or before 15th March of previous year. Option 4 is correct answer. In full short, 100% in one go. 44 AD is related to eligible business and ADA is related to eligible profession. So option 4 is correct answer. Next,
where a company incurs any expenditure, not being expenditure in the nature of cost of any land or building, on any notified skill development project, then such company can claim deduction under Section 35 CCD, Skill Development Project, 100% of such expenditure. Option 4 is correct answer. Next, arm length price as per Section 92F of Income Tax Act is the price applied or proposed to be applied when two unrelated person, independent parties, enter into transaction in uncontrolled condition. Option 4 is correct answer. Next, assertion. Section 91 provides for grant of unilateral relief in case of resident taxpayers on income which has been taxed in India as well as in country with which there is no double taxation avoidance agreement. Okay. The relief under Section 91 is granted by allowing the taxpayer a deduction from tax liability of the amount equal to tax calculated at the average Indian rate of tax or the amount of tax calculated at the rate of tax that the other country on the double taxed income. Whichever is higher? No. Whichever is lower? So reason is incorrect. Indian tax rate or foreign tax rate, whichever is lower. Option 3 is correct answer. Assertion is correct, but reason is not correct. Next, arrange the following in ascending order of section of Income Tax Act related to permissible deduction from GTI. Deduction in respect of medical insurance premium, 80D. Royalty income of author, 80QQB. Payment of interest on loan taken for higher education, 80E. Interest on deposit in saving bank account, 80TTA. Donation to certain fund and charitable institutions, 80G. So correct sequence is A, B, A, C, E, D, B. A, C, E, D, B. Option 3 is correct answer. Alphabetical order. Next, which of the following statements are correct for tax evasion? All methods by which tax liability is illegally avoided is termed as tax evasion. Correct. Tax evasion takes into account loopholes of law, that is tax avoidance, not tax evasion. Tax evasion is tax gouging within the framework of law, that is also tax avoidance. Tax evasion is legal sanction. No, it is illegal and punishable. Then tax evasion is intentional attempt to avoid payment of tax after liability to tax has arisen. Correct. A and E are correct. Option 4 is correct answer. Next, match the list 1 TDS and list 2 its sanction. Deduction of tax at source on fees for professional or technical service. Section 194J. Payment of life insurance 194DA. Winning from lotteries or crossword puzzle 94B. From interest other than interest on security 194A. 4, 3, 2, 1. Option 2 is correct answer. Next, match the list 1 and 2. Standard deduction under section 16 1A. Income under the head salary. Section 24 house property. Deduction 32 business profession and exemption under 54 for profit on transfer of
House property used for resident. Capital gain. So 4, 3, 2, 1. Option 2 is correct answer. Next 5 questions are from reading comprehensive. An application was sent to Registrar of Company to obtain certificate of incorporation on 1st June 2024. Application sent on 30th June 2024. One of the promoter Raj made allotment of share of company on 28th June. He also made contract to buy certain machinery from Pooja by representing himself as an agent of the company on 20 June 24. Raj also signed MOA on behalf of all 7 members of Certificate of Incorporation. In spite of all these, Certificate of Incorporation was issued in respect of ABC Company but wrongly dated 25th June 24. Application made on 30 June और सर्टिफिकेट पे डेट आ गया wrongly printed 25th June. After some times, it is also found that 2 members out of 7 named in MOA were minor. He also entered into contract after the incorporation of company to buy building from Prakash for 1 crore rupees. But before obtaining the certificate of commencement of business. Now, based on this paragraph, question number 141, the allotment of shares was challenged as it was done before sending application to the registrar of company. Choose the correct answer. The allotment of share is void as the certificate of incorporation is not valid. No, certificate of incorporation is valid even if the signatures are forged and date is predated, that is 25th June 2024. Allotment of share is valid as it is made after obtaining certificate of incorporation. Option 2 is correct answer. Next, the contract was made with Pooja on 20 June will be called. So, certificate of incorporation was received on 25th June 2024 and contract made with Pooja on 20 June. So, it is pre-incorporation contract. Option 1 is correct answer. Next, the contract to buy building from Prakash for 1 crore rupees will be called pre-incorporation provisional. B is correct answer. Provisional contract because this contract was made after date of incorporation but before certificate of commencement. So option 2 is correct answer. Next, certificate of incorporation of ABC Limited is void as it is obtained by forged document. No. Minor promoter. No. It is valid even if irregular and cannot be cancelled. Option 3 is correct answer as per Companies Act. 145. Which one of the following is correct? Pooja can claim payment of machinery from company as Raj acted on behalf of all the company? No. Pooja can claim the payment from Raj, who will be personally liable as she is considering that it is provisional contract. No, it cannot be cancelled. Raj will be personally liable for all in pre-incorporation contract. Promoters are personally liable. Correct option 3 is correct answer. Now, next 5 questions are also from reading comprehensive. Question number 146. EcoFresh emphasize on biodegradable safe product reflects which marketing approach? Production approach, selling approach, societal marketing approach, or product approach? Option 3 is correct answer. Refer para 1, line 2. Next, by selling through online platform, retail stores and direct sales agents, EcoFresh is focusing on pricing strategy, promotional mix, service marketing, or multi-channel distribution. Multi-channel distribution is correct answer. Online platform, retail store, direct sales agent.
All these are example of multi-channel distribution. Refer para 2, line 1. Next, the launch of herbal air freshener during its introduction stage, product life cycle primarily requires heavy investment in promotion and awareness building activity. It will lead to, in short run, higher profit, low or negative profit, high revenue, low cost, high revenue, high cost. Option 2 is correct answer. Initially, it will get low profit or negative profit, that is loss. Option 2 is correct answer. Refer para 4, line 1. Next, EcoFresh use digital campaign, social media and discount reflect decision related to distribution mix, promotion, product or pricing policy. Promotion mix is correct answer. Refer para 3, line 1. And last question. The use of loyalty points is an example of advertising, sales promotion, personal selling, and sponsorship. Sales promotion is correct answer. Loyalty point is an example of sales promotion. Refer para 4, line 2. So here we have completed UGC NET examination paper 2 commerce for January 2026 question paper. I also completed question papers from 2023 onwards. So you can check out my playlist and happy learning. Bye.